ये कहानी आज से ठीक 20 दिन पहले की है। लोग मुझे सीनियर इंस्पेक्टर सुकांत के नाम से जानते थे, पर आज मैं सिर्फ सुकांत हूँ और मेरी इस हालत का जिम्मेदार एक फ़ोन कॉल है। आजकल तू बहुत बाहर का इंतज़ार कराने लगी है। क्या हुआ? मैं बोर करने लगा हूँ या पैसे और चाहिए तुझे? मेरे बिस्तर पर लेटे हुए नैन्सी से कहा। नैन्सी अभी कमरे में आई थी। उसकी सांसें तेज और उखड़ी हुई थी, मानो उसे कोई जान से मारने के लिए उसका पीछा कर रहा हो। नैन्सी, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे भी तुम तो मुझे बाकी कस्टमर से ज़्यादा ही देते हो और तुम्हारे साथ मुझे इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। नैन्सी ने अपना बैग टेबल के एक कोने में रखा, मेरे बगल में आकर बैठ गई। नैन्सी को तेज तेज सांस लेता देख मेरी वासना की पुकार तेज होने लगी। मैंने तुरंत ही नैन्सी को बाहों में भर लिया। सुकांत, मेरे साथ खुश भी है और पैसे चाहिए ना? तो फिर टाइम से क्यों नहीं आती? कोई बॉयफ्रेंड है क्या? मैंने नैन्सी से पूछा, पर उसका ध्यान कहीं और था। मेरे पूछने पर उसने बेमन से कहा, तुम्हें तो सब पता ही है। सुबह कॉलेज, शाम में जॉब, अब घर की अकेली हूँ तो मुझे सब कुछ संभालना पड़ता है। इसलिए कभी कभी कस्टमर उठा लेती हूँ, खर्च भी निकल जाता है और घर की ज़रूरतें भी पूरी हो जाती हैं। नैन्सी अभी बोल ही रही थी कि मैंने उसके बदन के कपड़े नोचने शुरू कर दिए कि तभी वायरलेस पर अलर्ट आया। अलर्ट! कमिश्नर साहब राउंड पर आ रहे हैं। सुकांत, हद तेरे की! सारे मूड की ऐसी की तैसी हो गई। मैं तुरंत ही अपने कपड़े पहनने लगा। मुझे जल्दी जल्दी कपड़े पहनने देख नैन्सी बोली, आज भी आधे अधूरे पर छोड़ के जा रहे हो? अरे कमिश्नर साहब राउंड पर आ रहे हैं, चौकी नहीं पहुंचा तो मेरी एफआईआर करा देगा वो। ये रहे तेरे पैसे, जा तू अब घर चली जा। वायरलेस पर खबर सुनी। मैं अगले 2 मिनट में होटल के कमरे में उसे छोड़ चौकी के लिए निकल गया। मैं जब पुलिस चौकी पहुंचा तो पता चला कि कमिश्नर का मूड बदल गया था, इसलिए अब वो नहीं आ रहा था। मैं करता भी क्या, अपनी किस्मत को कोस रहा था और कुर्सी पर बैठे बैठे नींद के मजे लेने लगा। रात अब अपने चरम पर आ चुकी थी। पुलिस चौकी के चारों तरफ खर्राटों की आवाज़ गूंजने लगी। इसी बीच मैंने किसी बूढ़े शख्स को रोते बिलखते सुना। अरे, कौन मर गया इसका? क्यों इसने आधी रात को नाक में दम कर रखा है? हवलदार, जरा देख तो इसे। आधी रात को मैंने हवलदार को उस बूढ़े व्यक्ति को चुप कराने के लिए भेजा तो था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो सीधा मेरे पास ही चला आएगा। बूढ़ा, इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी किसी बड़ी मुसीबत में है। शायद उसे किसी ने मार दिया है। आप जल्दी चलिए इंस्पेक्टर साहब। ना चाहते हुए भी मैं उस शख्स की बात सुनकर नींद से जाग गया। सुकांत, चाचा क्यों आधी रात में सबकी नींद हराम कर रहे हो? शांति से घर जाओ, सो जाओ, हमें भी सोने दो। मैंने अभी उस शख्स को अपने पास से जाने को कहा, पर उसने मेरे सामने एक ऐसी तस्वीर रखी जिसे मैं बखूबी जानता था। बूढ़ा साहब, ये मेरी बेटी है निशा। दिन में कॉलेज जाती है और रात में कॉल सेंटर में जॉब करती है। अकेले अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाती है और मेरी दवाइयों का भी। रोज़ तो टाइम पर आ जाती है, पर आज पता नहीं क्या हो गया, ऊपर से वह फ़ोन कॉल। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। उस शख्स ने जिस लड़की को फ़ोटो मेरे सामने रखी, उसे मैं नैन्सी के नाम से जानता था, जिससे कुछ घंटे पहले ही होटल के बंद कमरे में मेरी बात हुई थी। सुकांत, कैसा कॉल? क्या हुआ है उसे? ठीक तो है ना? नैन्सी के पिता की बात सुन मुझे भी किसी अनहोनी का एहसास होने लगा था। बूढ़ा, पता नहीं साहब, रोज़ जब काम से निकलती है तो मुझे फ़ोन करती है, लेकिन आज मुझे फ़ोन किया ये बताने के लिए कि उसे मरने में बहुत खुशी हो रही है। उसने कहा कि मैं आपका ध्यान रखूं अच्छे से। अगर उसको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो आप एक कॉल रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। इतना कहकर नैन्सी के पिता ने अपनी बेटी से हुई आखिरी बात रिकॉर्डिंग को प्ले कर दिया। नैन्सी रिकॉर्डिंग पर, पापा मुझे खुशी है, मैं अब मरने जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा, आपकी प्यारी बेटी निशा। अपनी बेटी की आवाज़ पर सुन नैन्सी के पिता एक बार फिर फूट फूट कर रोने लगे, पर मैंने जो सुना उसे मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। भला कोई मरने के लिए इतना खुश कैसे हो सकता है? वो भी तब जब उसे पर इतनी सारी जिम्मेदारियां हों। जो जिंदा रहने के लिए इतना सब कुछ करती हो, भला उसे मरने में इतना खुशी कैसे मिल सकती है? ऐसे अनगिनत सवाल मेरी सोच को कुरेद रहे थे, जिसका जवाब मुझे हर हाल में जानना था, क्योंकि वह नैन्सी ही थी जिसने मुझे मेरी पत्नी के जाने के बाद संभाला था। मैंने तुरंत ही नैन्सी के पिता से नैन्सी की आखिरी कॉल की डिटेल्स ली और हेडक्वार्टर फ़ोन करके बोला, हेलो हेडक्वार्टर, मैं अभी तुम्हारे पास एक नंबर भेजा है, मुझे उसकी लास्ट लोकेशन चाहिए, अर्जेंट है। हेडक्वार्टर से बात किए अभी कुछ ही मिनट हुए थे कि मेरे पास नैन्सी की सारी कॉल डिटेल्स आ गई और उसकी लास्ट लोकेशन भी। सुकांत, अंकल आप मेरे साथ चलिए, मुझे नैन्सी की लास्ट लोकेशन मिली है, हमें ज़रूर कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। इतना कहकर मैं नैन्सी के पिता को लेकर उस लास्ट लोकेशन पर पहुंच गया, पर मुझे आसपास कोई नहीं दिखा और ना ही मुझे सबूत का एक दिन का मिला जिसके सहारे मैं अपनी हकीकत को बढ़ पाता।
अचानक ही मुझे एक स्ट्रीट लाइट पर एक सीसीटीवी कैमरा दिखा, जिसे देख मुझे कुछ समझ में आया मुझे यहाँ क्या करना है। मैंने तुरंत ही अपने फ़ोन निकाला और हवलदार से बात करने लगा। हवलदार सुनो, एक सीसीटीवी की फुटेज चाहिए। मैं तुम्हें अभी एक लोकेशन भेजता हूँ। तुम 2-3 घंटे पहले की जितनी भी फुटेज रिकॉर्ड हुई है वो सब मेरे फ़ोन पे ट्रांसफ़र कर दो। मैंने फ़ोन काट दिया और जल्दी ही मेरे पास सीसीटीवी कैमरे की सारी रिकॉर्डिंग भी आ गई। ये देखिए अंकल, आपकी बेटी निशा, यह शायद आपको ही फ़ोन कर रही है। लगता है निशा का फ़ोन ऑफ हो गया। मैं अभी फुटेज देख रही थी कि अचानक से मैंने देखा स्क्रीन पर एक ब्लर हो गई और एक फ़ोन बूथ अचानक से नैन्सी के पीछे खड़ा दिखाई दिया, जिसे देख मैं और नैन्सी के पिता दोनों डर गए। ये क्या? ये तो यहाँ नहीं था। मैंने चौंकते हुए अंकल से कहा। अंकल भी मेरे साथ सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे। सच कहूँ तो मुझे वह फ़ोन बूथ जाना पहचाना लगा, लेकिन इससे पहले मैं कुछ सोच पाता नैन्सी के पिता ने चिल्लाते हुए कहा, ने अचानक से ये पीसीओ बूथ कहाँ से आया? मतलब इसी ने मेरी बेटी की जान ली है। साहब, इस बूथ को जला दीजिए वरना ये बहुत लोगों को मौत के घाट उतार देगा। अंकल, आप ये क्या कह रहे हो? एक पीसीओ बूथ कैसे किसी की जान ले सकता है? मुझे तो लगता है कि इसके पीछे किसी गैंग का हाथ है। नैन्सी के पिता, इंस्पेक्टर साहब, मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यह पीसीओ बूथ मेरा ही हुआ करता था। अब 15 साल बाद ये मुझसे बदला लेने आया है। नैन्सी के पिता की बातें मेरी समझ से परे थी। मुझे उनका कुछ कहना समझ नहीं आ रहा था। अंकल, आप साफ-साफ बताओ क्या है और इस पीसीओ बूथ से आप क्या कनेक्शन है? मेरी बात सुन नैन्सी के पिता कुछ सोचते हुए बोले। नैन्सी के पिता, साहब, आज से 15 साल पहले मैं इसी बूथ शहर के बाहर एक पीसीओ बूथ चलाता था। आज पास के सब लोग मेरे बूथ पर ही बात करने आते थे। एक दिन एक एमएलए का बेटा किसी लड़की को अगवा कर मेरे बूथ पर ले आया और उसे बेहोश कर मेरे बूथ में छिपा दिया। कुछ समय बाद जब मामला चारों तरफ फैल गया तो एमएलए और उसके दोस्तों ने बूथ समेत उस लड़की को भी जिंदा जला दिया। मुझे ढेर सारे पैसे देकर कहीं दूर जाने को कहा, वरना वो मेरी भी वही हाल करता जो उस लड़की का किया था। इंस्पेक्टर, जब मैं डर गया तो लोग मेरे साथ मेरी बेटी निशा को भी मारने की धमकी दे रहे थे। मैं मजबूर था इंस्पेक्टर साहब। अगर मुझे पता होता कि 15 साल पुराना अतीत मेरे बेटी को खा जाएगा तो मैं उसी वक्त कानून का गवाह बन जाता और उन मुजरिमों को सजा दिलवाता। निशा के पिता से पीसीओ बूथ की सारी कहानी जान मैं दंग रह गया। सुकांत, तो क्या वो गुनहगार आज तक आज़ाद घूम रहे हैं? निशा के पिता, पता नहीं। लोगों का कहना था कि एक एक करके गायब होने लगे, लेकिन अब मुझे सारी बात समझ में आने लगी है।